हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हु इज अ मजिस्ट्रेट नंबर वन। एंड एक मजिस्ट्रेट बेसिकली एक जुडिशरी एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम मजिस्ट्रेट और जज बन सकते हैं। और ये एग्जाम को देने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट क्या है उसी में, और क्या कोर्स हमें चाहिए, क्या कोर्स करके हम इस मजिस्ट्रेट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स को करने में और इस एग्जाम को अटेम्प्ट एवरीथिंग, इसका पूरा टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं, पर्क्स क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है जज की, वो भी हम इसमें समझेंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आज की वीडियो में। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बेसिक एक एलिजिबिलिटी क्या होती है एक जज बनने के लिए। तो पहली बात तो आपको एक डिग्री चाहिए होगी। एक तो पहली बात तो आपकी जो नेशनैलिटी है इंडियन होनी चाहिए। आप यू शुड बी एन इंडियन, सबसे बड़ी पहली इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन में आपकी एलएलबी डिग्री, आपको लॉ की डिग्री चाहिए। जब मैं लॉ की डिग्री बोल रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके की डिग्रीज आप ले सकते हैं। एज इन दो तरीकों से, जैसे पहला है कि अगर आप आफ्टर ट्वेल्थ आप कोई ग्रेजुएशन करते हैं, कोई भी जो लॉ का नहीं है, कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी कोर्स करते हैं और उसके बाद आप फिर आप एलएलबी करते हैं, 3 साल कोर्स करते हैं। तो इसके थ्रू आपका ये 3 इयर्स का लॉ डिग्री ले सकते हैं। या फिर आप साथ में एक इंटीग्रेटेड कोर्स आता है जैसे बीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी। तो इस तरीके के कोर्सेज आते हैं बीबीए एलएलबी। तो ये इंटीग्रेटेड 5 साल के कोर्सेज होते हैं। तो आप इन 5 साल का कोर्स ले सकते हैं राइट आफ्टर योर ट्वेल्थ, या फिर राइट आफ्टर ट्वेल्थ आप कोई भी नॉन लीगल कोर्स करें और उसके बाद आप फर्दर 3 साल के एलएलबी के कोर्स में एनरोल कर लो। तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर कोर्स आप जब एनरोल करते हैं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप जुडिशरी लोअर जुडिशरी एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। दो तरीके के जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं हमारे, एक तो हायर जुडिशरी, एक लोअर जुडिशरी। तो इसके थ्रू आप लोअर जुडिशरी एग्जाम में बैठ सकते हैं। जब मैं एज लिमिट की बात करती हूँ तो आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए 21 ईयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 35 ईयर्स की एज होती है। लेकिन लेट मी टेल यू दैट देयर फ्यू जुडिशरी एग्जाम जो आपके 40 तक आप अटेन कर लेते हैं, 40 तक की एज पे भी आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑब्वियसली एक एज रिलैक्सेशन भी दी गई है बैकवर्ड क्लासेस को, जो हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंडर रिजर्वेशन में आते हैं। तो उसमें भी एक बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी गई हैं और उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है उस रिजर्वेशन के थ्रू। अदरवाइज अगर हम मिनिमम एज अगर हम जानना चाहते हैं तो मिनिमम एज जो एग्जाम के लिए बैठ सकते हो इट इज 21 ईयर्स। ओके। एक्सपीरियंस में अगेन अगर हम लोअर जुडिशरी एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले लोअर जुडिशरी एग्जाम में हम आपको याद रखना है कि हम सीधा जज नहीं बनते हैं। अगर हम लोअर जुडिशरी एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट बनते हैं। ठीक है, अगर लोअर मतलब कि जैसे कि आपने मतलब आपने एलएलबी अपनी लॉ की डिग्री पूरी करी तो उसके बाद लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए बैठते हैं, उस एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो आप मजिस्ट्रेट बनते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम हायर जुडिशरी का अगर हम तैयारी करते हैं तो आपके जो आपने जब आपकी कोर्स खत्म हो गई, कोर्स करने के बाद आपको अपना बार काउंसिल आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। आपको उसके बाद 7 इयर्स का टाइम पीरियड होता है, 7 इयर्स तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज एन एडवोकेट फॉर कॉन्टिन्यूस 7 इयर्स। और 7 इयर्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। देन आप हायर जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप यहाँ पे डायरेक्ट जज बन जाते हैं। ठीक है। सो इफ वी सी फॉर हायर जुडिशरी सर्विस हमें एटलीस्ट हमें 7 कंटिन्यूस ईयर का टाइम पीरियड चाहिए होता है एज एन एडवोकेट किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है, सी जजेस की लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, तो उस हिसाब से आपको उस लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। प्रोफेशनल एटलीस्ट आप बोलने में और लिखने में आपको उतनी समझ होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र जुडिशरी वहां का अगर हम देखते हैं तो वहां पे आपको मराठी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है। ऐसे ही हम कोई भी साउथ के स्टेट्स का जुडिशरी एग्जाम होगा तो वहां की लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंस रहता है। क्वालिफिकेशन अगर समझते हैं तो क्वालिफिकेशन में एक सबसे पहले तो आपका या तो आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपकी लॉ की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है। ऑब्वियसली आप एलएलएम मास्टर्स करने के बाद भी एग्जाम में बैठ सकते हैं और दोनों को करने में आप
लोअर जुडिशरी सर्विसेज में ही जा सकते हैं। अगर आपके पास लोअर जुडिशरी सर्विस का एग्जाम देनी है आपको, तो उसके लिए आप एलएलबी या एलएलएम दोनों ही कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों करने के राइट आफ्टर आप इस एग्जाम को बैठ सकते हैं। अदरवाइज लेट मी टेल यू कि आप राइट आफ्टर एलएलबी करने के बाद भी आप अपनी इस एग्जाम में, लोअर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में बैठ सकते हो। लोअर जुडिशियल सर्विस एग्जाम में भी मजिस्ट्रेट बनते हो आप डायरेक्टली। और देन अगर आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, तो आपको उसके लिए मिनिमम 7 years आपको चाहिए स्ट्रेट एक कोर्ट, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करे हुए। तो आप उसमें डायरेक्टली फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको हाई कोर्ट जज डायरेक्ट बनना है, तो आपको सबसे पहली बात तो आप हाई कोर्ट में एक एडवोकेट, एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट आप 10 years तक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे, हाई कोर्ट में करनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप किसी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट से जितने भी नीचे कोर्ट हैं उनमें एज अ जुडिशियल ऑफिसर 10 साल से रहे हैं, या फिर आप एज अ हाई कोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस करा हुआ है आपने। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो जजेस इन हाई कोर्ट फॉर 5 years, आप एज जज रहे हैं किसी हाई कोर्ट में 5 years तक, या फिर किसी हाई कोर्ट में आपने 10 साल तक प्रैक्टिस भी करी हुई है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे राइट आफ्टर 12th के बाद की क्या जर्नी होती है, जिसमें वो जर्नी मतलब राइट आफ्टर 12th टू बिकम अ जज, इसकी जो जर्नी होती है इसको क्विकली मैं इसको समझा देती हूँ। राइट आफ्टर 12th या तो आप सीधा सीधा 5 years का कोर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। राइट आफ्टर बीएलएलबी ऐसे कोर्स कर दिया हमारा, इसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं। बीएलएलबी हो जाता है आपका, आपका बी कॉम एलएलबी हो जाता है, देन आपका बीबीए एलएलबी हो जाता है। तो दे आर क्वाइट फ्यू कोर्सेज ऑफ दीज काइंड्स। एंड अगर आपको 12th के बाद तुरंत लॉ नहीं करना, तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी, कोई भी ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद आप 3 years का लॉ की डिग्री कर सकते हो। तो देर आर 2 types ऑफ डिग्रीज, एक तो 5 years का डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स होता है लॉ का, और एक होता है 3 years का इंटीग्रेटेड कोर्स। तो राइट आफ्टर 12th अगर आप कर रहे हो, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीएलएलबी का होता है, बी कॉम एलएलबी होता है, बीएससी एलएलबी होता है, बीबीएलएलबी होता है, सारे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 5 years के, ठीक है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद फिर एग्जाम के लिए बैठते हैं। तो आप उसके बाद फर्दर आप पोस्ट ग्रेजुएट अपनी एलएलएम की प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट आफ्टर आपकी यूजी डिग्री हो गई है, ग्रेजुएशन हो गई है, और जैसे आपका डिग्री कंप्लीट हो, तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। बट आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप एलएलएम की डिग्री कंप्लीट होगी तभी आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। आप इस एग्जाम में राइट आफ्टर एलएलबी के, एलएलबी अभी कंप्लीट हो जाएगी, आप उसी के बाद इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो स्पेसिफिकली अगर इंडिया में जज बनना है, सबसे पहले आपको स्टेट जुडिशरी का एग्जाम करना पड़ेगा पास, ठीक है। और इस एग्जाम में 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है पीटी का, दूसरा फेज होता है मेंस का, और लास्ट फेज होता है आपका इंटरव्यू का। ये तीनों फेजेस होते हैं। पीटी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, मेंस में थोड़ा सा रिटन फॉर्म में आपका होता है, सब्जेक्टिव होता है। पीटी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इंटरव्यू में आपका ऑब्वियसली वाइवा वॉइस होता है। पीटी में कुछ स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, काफी स्टेट्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेबसेस में बेसिकली बेसिक सिलेबस सबका सेम होता है, लेकिन जैसे कि लोकल एक्ट सबके डिफरेंट रहेंगे, जैसे रेंट कंट्रोल दिल्ली का अलग रहेगा, मध्य प्रदेश का अलग रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और मेजर लॉस सब में होते हैं सेम, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एविडेंस, ये तो आपके सब में ही रहेंगे। एंड इनके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, कुछ कुछ में नहीं होते, कुछ कुछ में मिसिंग होते हैं। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस होता है ऑब्जेक्टिव, और ये सब्जेक्टिव, और ये वाइवा वॉइस। सिलेक्शन मान के चलो तीनों फेजेस में सिलेक्ट हो गए, उसके बाद एक जो पर्सन है उसको अपनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, 1 year का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद वो या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो उसमें मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे, राइट। वो मतलब यहाँ से अगर लोअर जुडिशरी एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्टली आप जज नहीं बनते, आप मजिस्ट्रेट से फिर आपका प्रमोशन होता रहता है। अब समझते हैं टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। सी सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन करने का एक्सपेंस आएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस डिग्री का मान लीजिए 5 years का कोर्स है, तो मिनिमम भी अगर देखो तो 1 लाख का पर ईयर होगा, तो 5 लाख रुपीज आपके इसमें गए। मैं आपका एवरेज बता रही हूँ, किसी भी कॉलेज में, हर कॉलेज में डिफरेंट कर सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है और 1 लाख से माइनस कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उतना में मान के चलो। ग्रेजुएशन के बाद उसके बाद जनरली लोग कोचिंग भी ले लेते हैं,
तो कोचिंग भी आजकल कुछ 1 लाख से होती ही होती है, ठीक है? कुछ कोचिंग इससे कम में भी होती हैं, आपको इसमें कुछ 60,000 रुपीज़ में भी कोचिंग मिल जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करता है। तो कोचिंग कुछ लगभग-लगभग इतना कॉस्ट हो जाएगा आपका। फिर कोचिंग में फिर आपको एग्ज़ामिनेशन बेसिकली जो फॉर्म्स होते हैं, उनको भरने का उनका भी कुछ 1000 रुपीज़, कुछ-कुछ का 250 रुपीज़ ऐसे-ऐसे ही इनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो लगभग-लगभग ये कुछ एक्सपेंसेस आपके बेसिक बेयर मिनिमम एक्सपेंसेस तो रहेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग आपको चाहिए, आप सेल्फ स्टडी के साथ भी जुडिशियल एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। सैलरी क्या होती है? सी एवरेज अगर हम देखें तो कुछ 30 मतलब 5 लाख समथिंग 5.43 लाख पर एनम की सैलरी होती है, अगर जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी करियर की, ठीक है? इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट द पॉइंट इज़ कि इसके पर्क्स बहुत हैं, जैसे कि आपको अकोमोडेशन मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मेडिकल, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, वो सब चीज़ें आपको बहुत पर्क्स बहुत अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं। देन सैलरी जो है बहुत अ, और भी बड़े-बड़े फैक्टर्स में करते हैं, जैसे कि अगर आप जब प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, जैसे कोई भी हाई कोर्ट का जो जज रहेगा, हाई कोर्ट के जो जज की जो सैलरी रहेगी वो कुछ 6 लाख पर एनम से 8.7 लाख पर एनम होती है और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 12 लाख पर एनम के कुछ आस-पास रहती है। अगर हम सीजीआई की सैलरी देखें तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमारी सीजीआई की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है? Just let me know in the comment section below. So that's it for today. Please, अगर आपको इस तरह की कोई और वीडियोस चाहिए, so please do let us know in the comment section. Thank you so much, everyone.